नमस्कार मेरे नौजवान साथियों। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आप सबसे सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्रता आंदोलन इस पर कुछ बातें करूंगा और इसके साथ ही हम बाद में देखेंगे उपराष्ट्रपति जी के 3 वक्तव्य जिन्हें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा हूं, और फिर कोविड वैक्सीन पर एक छोटी सी चलती चलती नजर डालेंगे। लेकिन ये सारी बातें होंगी केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के संदर्भ में। तो आइए शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्रता आंदोलन से। एक बात मैं जो लगातार आप सबसे कहता आ रहा हूं और सच पूछे तो जोर देकर कहता आ रहा हूं, और शायद मेरे इस जोर देने पर आप लोग बौखला भी जाते हो, लेकिन सच यही है फ्रेंड्स कि जब ये बात कही जाती है, जब टॉपर्स आपसे कहते हैं कि नहीं, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की जानी चाहिए, लग कर की जानी चाहिए या फोकस्ड तरीके से की जानी चाहिए, तो उसका मतलब क्या होता है? फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन का मतलब होता है कि हर टॉपिक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है। उदाहरण के तौर पर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली हम उनके जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बायोग्राफीज हम नहीं देख रहे हैं, है ना। फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या रोल रहा है, यही हमारे सिलेबस में है। तो अब हम इसे किस एंगल से पढ़ें, इस टॉपिक को किस एंगल से देखें, समझें। पढ़े से भी ज्यादा अच्छा शब्द होगा समझें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सीधी सी बात है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में जाइए और देखिए कि क्या सुभाष चंद्र बोस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस तरीके के होते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले आपको 2015 का जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है, जब मैं फर्स्ट पेपर कह रहा हूं तो जनरल स्टडीज के ही फर्स्ट पेपर से, अदर कंटिन्यूएशन में फिर उसकी संख्या बदल जाती है, तो आपको एक प्रश्न मिलेगा और देखिए कि वो प्रश्न सीधे सीधे क्या है। वह प्रश्न है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो सुभाष चंद्र बोस के विचार थे और जो महात्मा गांधी के विचार थे, वो किन किन मायनों में अलग थे, किन किन बिंदुओं पर वो दोनों भिन्न थे। और देखिए, मजेदार बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस पर बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे, या कह लीजिए भरोसा रखते थे। लेकिन जो वैचारिक मतभेद थे, उन वैचारिक मतभेद ने आप यूं कह लीजिए कि दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए थे और दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। तो यह एक प्रश्न हुआ जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की भिन्नताओं पर पूछा गया। अब जो दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है जो अभी 2019 में आया था। यहां सुभाष चंद्र बोस डायरेक्ट नहीं है, यहां गांधी जी भी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यहां है। प्रश्न है, गांधीवादी प्रावस्था के दौरान, गांधीवादी प्रावस्था का मतलब है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जब गांधी जी का प्रवेश हो गया और पूरे के पूरे आप यूं कह लीजिए कि स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी पर केंद्रित हो गया, गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विभिन्न स्वरों ने, तो ये विभिन्न स्वर कौन से हैं, कौन कौन से स्वर हैं? और ये वो स्वर हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को सुदृढ़ किया है, एनरिच किया है, मजबूत बनाया है, स्ट्रेंथन किया है, ये नहीं कि उसे कमजोर किया है। तो इसमें से आपको एक स्वर सुभाष चंद्र बोस का भी मिलेगा, एक स्वर आपको सरदार भगत सिंह का मिलता है। ये अलग अलग स्वर हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसका मतलब यह हुआ कि जब हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हैं तो उनका जो वैचारिक पक्ष है वो ज्यादा मायने रखता है। ये मैं मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। हाँ, जब आप प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो फिर फैक्ट्स ज्यादा मायने रखने लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की, दिल्ली चलो नारा किसने दिया, खासकर जो स्टेट सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन और दूसरे होते हैं तो उनमें इस तरह के सरल सरल प्रश्न पूछे जाने लगते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन के वो अध्यक्ष रहे, इस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन यहां चूंकि हम दोनों को मिलाकर के बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे मेन एग्जामिनेशन को ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यदि आप मेन एग्जामिनेशन को फोकस करके चलते हैं, मेरा तो यही मानना है फ्रेंड, तो प्री एग्जामिनेशन ऑलरेडी तैयार होता चला जाता है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में भी पढ़ेंगे तो बिना फैक्ट के तो आप पढ़ेंगे नहीं, राइट।
तो अब आप देखिए कि मैंने विषय चुना है सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्रता आंदोलन, राइट। इस पर आइए कुछ बातों को हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी वो बेसिकली समाजवादी थी, साम्यवादी मत कहिएगा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। समाजवाद क्या है? देखिए, गांधी जी अपने ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जिसके केंद्र में अहिंसा का भाव था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस समाजवादी, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू जी भी समाजवादी विचारधारा के थे। और उसी समय एक और विचारधारा चल रही थी जिसमें मैंने सरदार भगत सिंह वगैरह के बारे में भी बताया, वो साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे थे। कि आप देखते हैं कि इधर आपके रशिया में बाकायदे सर्वहारा आंदोलन हो चुका था, तो वो साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे थे। जो समाजवादी विचारधारा है, ये जो गांधी जी की विचारधारा थी, सीधे सीधे हम गांधी जी की विचारधारा ना कहें तो आप यूं कह दीजिए कि एक पूंजीवादी विचारधारा थी और दूसरी बिल्कुल कम्युनिस्ट विचारधारा थी, उनके बीच की धारा थी। यानी ये गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाली थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस बात को समझते थे कि साम्यवादियों की तरह अगर हमने रिलीजन को किनारे कर दिया, राष्ट्रवादी भावनाओं को किनारे कर दिया, तो कम से कम हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन उनका एक और मानना था जो गांधी जी से भिन्न था, वो ये था कि हम अंग्रेजों की खुशामद करके, उन पर विश्वास करके, उनकी मदद करके स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे? तो वो भी कहीं ना कहीं सशस्त्र संघर्ष की ही बात करते थे, जिस तरह की बात हमारे भगत सिंह जी वगैरह करते थे, क्रांतिकारी आंदोलनकारी करते थे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू होता है तो उस समय फिर जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, इससे पहले आप देखिए कि वो बाकायदे 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके थे। हरिपुरा जो गुजरात में 1938 में उसके अध्यक्ष रहे, और फिर 1939 में तो उन्होंने गांधी जी के द्वारा घोषित प्रत्याशी को कांग्रेस के चुनाव में हराया। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, सोच करके देखिए कि उस समय कितने लोकप्रिय रहेंगे। 1939 की बात कर रहा हूं। वो गांधी जी के द्वारा आप यूं कह लीजिए कि समर्थित अध्यक्ष को हरा रहे हैं। और जब इन्होंने हराया तो फिर गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव अब आप संभालिए। गांधी जी ने बड़ी निराशा हुई। एग्जीक्यूटिव से बाकी सारे मेंबर्स जो गांधी जी के पक्ष के थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि नहीं, अब कांग्रेस का काम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस्तीफा दिया। गांधी जी से कहा कि ये तो आप ही संभाल सकते हैं, मैं जानता हूं अपनी सीमाओं को। उन्होंने इसके बाद त्यागपत्र दे दिया और फिर वो बाहर निकल गए, देश से बाहर। अगर आपने जलेबी फिल्म देखी हो, जलेबी, रिया चक्रवर्ती उसमें है, जिनका नाम अभी सुशांत मामले में बहुत आ रहा था, जलेबी फिल्म, तो उसमें एक पुरानी दिल्ली वाला है, वो हवेली लोगों को दिखाता है, हवेली। और उस हवेली की खासियत है कि वहां एक रात के लिए सुभाष चंद्र बोस रुके थे। सुभाष चंद्र बोस रुके थे और वो उसी समय रुके हैं जब वो देश से निकल करके बाहर जा रहे थे, क्योंकि जैसे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, उन पर इल्जाम लगाए गए, उनको नजरबंद कर दिया गया, तो फिर सुभाष चंद्र बोस चुपके से चले गए थे। उनका यह मानना था कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 पक्ष थे। एक हम कहते हैं मित्र राष्ट्र, जिसको एलाइड फोर्सेस कहते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, ये सब देश थे। और दूसरे थे एक्सिस, धुरी राष्ट्र कहते हैं, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 बड़े देश थे। तो सुभाष चंद्र बोस को यह लगा कि चूंकि ब्रिटेन, तो अब ब्रिटेन और जर्मनी आप देख रहे हैं, ब्रिटेन एक तरफ है और जर्मनी, इटली, जापान दूसरी तरफ है। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अभी बहुत अच्छा अवसर है कि अगर हम जर्मनी, इटली या इनमें से किसी की भी मदद ले लें तो ब्रिटेन को हम पराजित कर सकेंगे। इसलिए वो चले गए और बाकायदे वो जर्मनी जाते हैं, वहां हिटलर से उनकी मुलाकात होती है। इसके बाद फिर वो जापान जाते हैं, वो सारा किस्सा आपको मालूम है। दिक्कत ये हुई कि चूंकि उस समय तक जो जर्मनी में हिटलर था वो काफी बदनाम हो गया था यहूदियों की हत्या करने के कारण। तो फासिस्ट शक्तियां, आप सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत इसे पढ़ते हैं, आप जानते भी हैं। तो यह था कि हमें जर्मनी की मदद नहीं लेनी है। तो सुभाष चंद्र बोस का इस मायने में न केवल ब्रिटेन और दूसरी शक्तियों के द्वारा ही विरोध किया गया, बल्कि भारत के लीडर्स ने भी इसका विरोध किया कि वो फासिस्ट शक्तियों के साथ वो समझौता कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। उसने थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस को मुख्य धारा से किनारे कर दिया। मुख्य धारा से किनारे किया है मतलब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से अपने आप को अलग नहीं किया है, मुख्य धारा से वो थोड़े से अलग हो गए। इसके बाद दुर्भाग्य ये देश का रहा कि वो वापस नहीं आ सके और
उनकी जो मृत्यु हुई है उसको लेकर के एक रहस्य बना हुआ है। कई फिल्में इस तरह की आई हैं, कई किताबें इस तरह की लिखी गई हैं कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई। अखबारों में भी बीच बीच में आप इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें पढ़ते रहते हैं। एक बाबा हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद अब लगभग ये मान लिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। एक सीरियल मेरे समझ से 2-3 साल पहले एकता कपूर का बनाया हुआ सीरियल आया था जिसमें राजकुमार राव ने रोल किया था। वो सीरियल मैंने देखा था, वेब सीरीज थी जैसी थी वो, जिसमें इसी खासकर रहस्य को सुलझाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, खासकर सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच का जो केंद्र बिंदु है उसको मैंने यहां आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इस तथ्य को केंद्र में रख करके जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इस टॉपिक पर पकड़ बनाने में बहुत आसानी होगी। आप एक बार ऐसा करके देखें। आपको मालूम है कि खासकर इस विषय को मैंने क्यों चुना है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी 125वीं जयंती मनाने की घोषणा की है और ये घोषणा है पराक्रम दिवस के रूप में। उनका जो जन्म है वो 23 जनवरी को हुआ था 1897 में, 1897। तो अगले साल 125 पूरे हो जाएंगे। तो 125वीं जयंती का वर्ष शुरू हो गया है। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, उनका जन्म जो हुआ था वो कटक में हुआ था। कटक अब उड़ीसा में है ना। वहीं उन्होंने बाकायदे पढ़ाई भी, काफी पढ़ाई उन्होंने की कॉलेज के लिए, फिर वो कलकत्ता गए थे। तो काफी समय वो कटक में रहे हैं। तो कटक तो अब उड़ीसा में है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ऐसे ही है ना कि वो कलकत्ता में जन्म लिया होगा। बेसिकली उनका जो जन्म स्थान है वो कटक है। आपको ये पता है ना स्वतंत्रता आंदोलन का कि 1905 में जो कर्जन साहब आए थे, उन्होंने बंगाल का ही तो विभाजन किया था ना। तो उससे पहले ये जो कटक था ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था, है ना। वो तो 1905 में फिर हमारे कर्जन महोदय ने बंगाल, बिहार और इसको अलग अलग किया, तो उसको लेकर के आंदोलन हुआ और वहां से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप भी एकदम से बदल गया। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में ये कुछ बातें थी। अब जो दूसरे तथ्य हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। खासकर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कल कही हैं। मैं केवल उनके स्टेटमेंट को आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है, इन पर आप विचार कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि 100 150 शब्द लिखें भी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें जो है खाद्य सुरक्षा की बजाय पोषण सुरक्षा की बात करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही। खाद्य सुरक्षा की बजाय पोषण सुरक्षा की बात की जानी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट उनका रहा कि जो हमारी कृषि व्यवस्था है, जो कृषि है, वो भारतीय पारिस्थितिकीय संस्कृति एवं सभ्यता का आधार स्तंभ है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि कृषि भारतीय पारिस्थितिकीय संस्कृति एवं सभ्यता का आधार स्तंभ है। और तीसरा उनका खूबसूरत वक्तव्य है या आह्वान है, कह लीजिए, कि पढ़े लिखे युवा कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाएं। मतलब उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि हमारे जो युवा हैं वो बाहर जा रहे हैं अपने देश से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो पढ़े लिखे जो युवा हैं वो कृषि व्यवसाय को अपनाएं। तो दोस्तों, इन तीनों वक्तव्यों पर आप लोग थोड़ा सा विचार करें। कोविड वैक्सीन के बारे में आपने न्यूज में सुना कि भारत को अब अनुरोध मिले हैं और भारत ने स्वीकार भी कर लिए हैं कोविड वैक्सीन भेजने के लिए कुछ देशों को। उनमें भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है और सेशल्स। इसमें अगर आप सेशल्स को छोड़ दें तो जो बाकी देश हैं वो हमारी जो खासकर हमारे जो संबंध हैं और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो चीन का प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, उस संदर्भ में इस पर जब आप विचार करेंगे तो फिर आपको जो वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात मैंने बताई थी वो थोड़ी सी यहां दिखाई देने लगेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं हमारे एडमिशन पर जो ऑनलाइन के स्टूडेंट ने लिया है, जिनके अनुरोध पर अब हम लोग नाम की घोषणा कर रहे हैं। तो 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। इन दोस्तों के नाम है रंजीत सिंह कुशवाहा और अमित जायसवाल। दोस्तों, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ के नाम हैं हेमंत दुबे दमोह से, विजय कुमार लेहरगगा पंजाब से, साहिल प्रताप और अनिल किलानिया नवलगढ़ राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।